नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अब करीब है। प्रथम चरण के चुनाव शुरू हो जाएंगे 10 फरवरी को। उसके बाद एक एक करके ये सिलसिला शुरू होगा। 7 मार्च को खत्म होगा, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। अब हर सरकार जो आती है वो हर बार यही बोलती है कि भाई मेरा काम बोलता है, मैंने इतना काम किया, ये काम किया। बीजेपी भी अपना काम गिना रही है, लेकिन साथ साथ समीकरण भी बटोरे हुए। किस चीज का? जातीय समीकरण। और बीजेपी के साथ एक और चीज चिपकी रहती है, हिंदू मुसलमान समीकरण। तो एक तरफ अपना काम गिनाने वाली पार्टियां अंत में मजबूर होकर के चाहे जितना भी हाथ पैर मार लें, उनको जातीय समीकरण पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है भैया। यहां ऐसे ही गाड़ी चलती है। आप हाईवे बना लीजिए, लेकिन उस पर जाति की गाड़ी ही चलेगी। तो इस समीकरण के चलते समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा फेरबदल किया। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ बहुत सारे लोग सपा चले गए। एक प्रयास यह था कि यादव ओबीसी के अलावा और ओबीसी जाति के लोग भी अब समाजवादी पार्टी का दामन थामे। पिछली बार यही नहीं था सपा के पास। बहुजन समाज पार्टी भी अपने जो वोट बैंक है, SC ST वोट बैंक, उसको भी बटोरे हुए है और साथ में ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, समुदाय और जातियों को। लेकिन इसी सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी एक दोहरी नीति है जातियों को लेकर के। एक तरफ उन्होंने संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल से गठबंधन की घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और इस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं उनके जाने की वजह से उन्होंने अपनी एक ओबीसी नेतृत्व तैयार की है। तो मुकाबला में आज जो बड़ा सवाल है वो है ये आपके स्क्रीन पर, किस तरफ जाएगा यूपी का ओबीसी? देखिए, बहुत भारी वोट बैंक है अदर बैकवर्ड क्लास। अब ये किस तरफ जाएंगे? पिछली बार ये बीजेपी के हो गए थे, इस बार समाजवादी पार्टी इनको रिझाने की कोशिश कर रही है। क्या उधर ड्रिफ्ट कर जाएंगे क्या, या बीजेपी ओबीसी को कंट्रोल कर पाएगी और मना पाएगी कि आप हमारे साथ ही रहिए? किस तरफ जाएंगे यूपी के ओबीसी? और जातीय समीकरण पर ही क्या टिका है उत्तर प्रदेश का चुनाव? पूरी तरीके से आप बनाते रहिए हाईवे, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, विकास हो, लेकिन उस विकास के हाईवे पे चलेगी गाड़ी जातीय समीकरण की। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके हमारे मेहमानों का। IP सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, महेश वर्मा नेता भारतीय जनता पार्टी, साधना भारती हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कात्यायनी चतुर्वेदी बीजेपी समर्थक, और नलिन मेहता, आपने एक किताब लिखी है और इस किताब में से द न्यू बीजेपी में से कुछ हम लोगों ने जो बारग्राफ है वो इस कार्यक्रम में भी इस्तेमाल किया है। नलिन जी, हम उसका जिक्र यहां पर करेंगे जब हम आगे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है जिसमें सारे वक्ताओं को शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो मैं महेश वर्मा जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी, देखिए, आप ये सवाल उस पार्टी से दाग रहे हैं या ये आरोप उस पार्टी से लगाया जा रहा है जिसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ओबीसी से ही संबंध रखते हैं। अब उसके बाद आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में हमारे 102 विधायक ओबीसी के, और उसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने के बाद ये कह दिया गया कि अब तो ओबीसी लीडरशिप ही खत्म हो गई, कोई आधार ही नहीं बचा। अनुप्रिया पटेल जी या मुकेश निषाद जी या जो और लोग हैं, इनको तो ओबीसी माना ही नहीं गया। तो सवाल यह है कि जो इस देश में ओबीसी आयोग बनाए सरकार, जो ओबीसी आयोग के लिए फंड दे, जो ओबीसी आयोग के लिए, ओबीसी लोगों के लिए आरक्षण की बात करे, आरक्षण दे, ओबीसी के लिए जो है योजना, कार्य योजना, उनके कल्याण की बात करे, उनके लिए वो चीज करे भी, धरती पे उतारे भी, और उसके बाद कहा जाए कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिफर है। और ये लोग तो 1 मिनट का समय खत्म। महेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, दूसरे वक्ताओं के पास चलते हैं। IP सिंह जी, आपका 1 मिनट। संकेत जी, अगर 60 के दशक से देखा जाए तो जो फुटप्रिंट्स हैं पिछड़ों के, वो चौधरी चरण सिंह जी से लेकर जो धारा थी चौधरी चरण सिंह की थी, उसके बाद अंबेडकर वादी जो विचारधारा थी वो कहीं न कहीं समाजवादी रही। 70 के दशक के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में इमर्ज हुए। तो अगर फुटप्रिंट अगर पिछड़ों के विकास का देखा जाए तो इन नेताओं ने उत्तर प्रदेश में रखा है, और यही कारण था कि मंडल कमीशन
लागू हुआ और मंडल कमीशन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों के लिए किसी ने संघर्ष किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आज समूचा पिछड़ा वर्ग जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से बीजेपी ने पिछड़ों के साथ छलकपट किया। 2017 में जब सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग से माननीय अखिलेश जी आते हैं, बहन मायावती जी दलित समाज से थी और गंगा जल मंगाया गया और मुख्यमंत्री आवास को ठाकुर अजय सिंह विष्ट उर्फ आदित्यनाथ जी ने गंगा जल से जी एक मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। मैं वापस आऊंगा सिंह साहब आपके पास। साधना भारती जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करने में एक नंबर पर आती है और भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बहुत बोलती है। इन्होंने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने वही बोला, चुनाव आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिला पाते हैं। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि मोदी जी पावरफुल सर्व जन हितैषी प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी तो गॉडसेवादी भाजपा की अम्माजान आरएसएस के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इसीलिए तो सारे सरकारी संस्थान बेचने पर उतारू हैं, क्योंकि सारी सरकारी संस्थान बिक जाएंगे और हमारे दो के जो पावरफुल पूंजीपति हैं देश के सबसे बड़े, उनके हाथों में चले जाएंगे तो फिर आरक्षण तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सरकारी संस्थान बचेंगे ही नहीं, सब निजीकरण हो जाएगा। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांस, ना बनेगी बांसुरी और ना बजेगी बांसुरी। यही इनका फंडा है। तो मैं तो यही कहती हूँ, आपने कहा बड़े पावरफुल आपने दे दिए पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश में बताते हैं, लेकिन 27% आरक्षण नहीं दे पाते, 27% आरक्षण देने का काम नहीं कर पाते। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। नलिन मेहता, आपका शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट। संकेत, मैंने सारे वक्ताओं को सुना। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पिछले 4 या 5 साल में भाजपा, जहां तक ओबीसी की आपने बात करी है, इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हर स्तर पे बाकी सब पार्टियों से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है ओबीसी को लेकर। आपने मेरी किताब का जिक्र किया, उसमें हमने काफी शोध किया डेटा का। लोकसभा कैंडिडेट्स ओबीसी और एससी रिप्रेजेंटेशन 2019 में भाजपा का 57.5%, यूपी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की। विधानसभा कैंडिडेट्स 52%। वो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो उस समय किया, उसके बाद नाम के लिए किया था, लेकिन उनके ऑफिस बेयरर्स देखिए, ओबीसी एंड एससी यूपी ऑफिस बेयरर्स की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा के 50%, इंक्लूडिंग 1 ST। योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है उसमें 48% मंत्री जो हैं वो ओबीसी हैं या एससी है। आप इसको कंपेयर करिए विद द कास्ट मेकअप अखिलेश यादव के और सपा के भी, और 2017 के उनके मंत्रिमंडल का। तो ठीक है, मैं इस चीज को और आसान करने के लिए नलिन, आप विस्तार में और आगे भी समझा सकते हैं, और इससे पहले कि कात्यायनी जी मैं आपके पास आऊं, एक बार जरा वो ग्राफिक दिखा देते हैं नलिन मेहता की किताब से, द न्यू बीजेपी। एक एक करके हम समझते हैं। ये है पहला ग्राफिक जो बात कर रहा है अखिलेश सरकार के जातिगत समीकरण की। तो जो अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, उसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व 31.9% था, ठाकुर 21.2, मुसलमान 21.2, ये उनकी कैबिनेट है। 17.2 जो है वो एससी और ब्राह्मण 8.5%। अब आइए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है उसमें कितने मंत्री। आप देखिए, उधर 31% थे, यहां 35.1% ओबीसी समाज से आते हैं मंत्री, ब्राह्मण 18.5%, एससी 12.9%, ठाकुर 11.1%, और उसके बाद वो पूरा ब्रेकअप आप देख रहे हैं। यहां तक कि जो बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स हैं 2020 में, नलिन मेहता अपनी किताब में लिखते हैं, ऑफिस बेयरर्स का देखें वो ग्राफिक है या नहीं हम लोगों के पास, उसमें भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। 13 ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 7 एससी, 5 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 पंजाबी, 1 एसटी। तो ये ब्रेकअप है। कात्यायनी जी, क्योंकि नलिन मेहता इसका जिक्र कर रहे थे और वो हमने बोरो किया है, तो हमने लगा कि यहां पर उसका जिक्र कर दिया जाए। इसमें आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे और सब लोगों से पूछेंगे कि ये जो प्रतिनिधित्व करने की बात है कात्यायनी जी, वो आंकड़ों के हिसाब से तो दिखता है कि बीजेपी ने किया है, लेकिन आंकड़े और असलियत क्या अलग है? आपका शुरुआती वक्तव्य।
बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी आपका। और ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, आपने सीधा सवाल रखा है कि किस तरफ जाएंगे यूपी के ओबीसी। तो बहुत सीधी सी बात है, एक दशक अगर पुरानी बात करें, नलिन जी ने भी आंकड़े जो रखे हैं अपनी किताब के माध्यम से, वो आप सबने देखा है। पिछले हम अगर एक दशक की खाली बात करें तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तमाम दल सामने तो आए। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों को उनका हक दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने दिलाया नहीं। यादव ने यादव का पक्ष रखा, पटेल ने पटेल का पक्ष रखा, कुर्मी ने कुर्मी का पक्ष रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने सबको एकजुट किया, पूरे ओबीसी समाज को एकजुट किया, एक ओबीसी मंच बनाया और उन्हें सम्मान देने का काम किया। उन ओबीसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया है कि मंत्रिमंडल में 23 जो चेहरे थे वो ओबीसी के चेहरे थे। साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना चाहता हूं। ये चर्चा अभी जारी रखेंगे आगे कि किस तरफ जाएगा। मूल प्रश्न वही है, किस तरफ जाएगा ओबीसी। क्योंकि एक तो होते हैं साहब आंकड़े कि हमने इतना प्रतिनिधित्व किया, ये है नंबर, लेकिन ये नंबर चुनाव के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है उसमें ट्रांसलेट होगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल हमारा वही है, किस तरफ जाएंगे उत्तर प्रदेश के ओबीसी। जातीय गणित पर टिका हुआ है ये चुनाव। तो आईपी सिंह और महेश वर्मा जी, आपसे एक एक करके मैं पूछना चाहता हूं। पहले आईपी सिंह जी से शुरू करें। आपको क्यों इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ओबीसी आपका हाथ थामेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गणित बिठा करके 2014, 17 और 19 में हासिल किया, वो इस बार वो ओबीसी के बदौलत नहीं कर पाएंगे? देखिए संकेत जी, समाजवादी पार्टी की पिछड़ा वर्ग जो है थाती है। अब बहुत संभाल के समाजवादी पार्टी ने उन्हें रखा है। और जिस तरह से देखिए कि अति पिछड़े वर्ग के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब बहुत ही पॉपुलर नेता है उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने वो समाजवादी पार्टी में वो वापस आए और आज समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़े हुए। दूसरी तरफ पूर्वांचल के श्री दारा सिंह चौहान नोनिया समाज से आते हैं। नोनिया समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मेरे जनपद पे बड़ी संख्या में उनकी आबादी है। देवरिया, बलिया से लेके लखीमपुर खीरी और तमाम जिलों में लगभग 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका बहुत असर है। बीजेपी के एक नेता भी बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के नेताओं की सहभागिता बढ़ाई है। सिर्फ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, और दूसरी बार वो कैबिनेट मिनिस्टर है संकेत जी। और वो रो रो कर कहते रहे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी मेरे पास एक फाइल नहीं भेजी, मेरे अगेंस्ट उन्होंने प्रमुख सचिव को तैनात करके रखा। नहीं, पर आईपी सिंह जी, इस पर एक तर्क ये दिया जाता है कि ये सब इंपोर्टेड ओबीसी नेता थे जो बीजेपी में आए थे। अब हाँ, ये आरोप जरूर लगाया जाता है कि यूज एंड थ्रो कर दिया बीजेपी ने, लेकिन उनका यह मानना है कि उनके अपने जो बनाए हुए ओबीसी नेता हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, वही रंग दिखा देंगे, उतने से ही काम हो जाएगा। देखिए संकेत जी, उनको नहीं चाहिए ये पुराने दिग्गज। देखिए संकेत जी, बीजेपी दूसरी बार उसको बहुमत प्राप्त हुआ है। 2002, 2004, 7, 2009, 2012 ये 5 बड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। 8 लोकसभा की सीटें, और कभी 41, कभी 42, और 2012 में 47 सीटें मिली थी। 47 से वो अलायंस के साथ 325 सीटें जीते थे। और ये पिछड़ा वर्ग को मतलब जो मैंने कहा कि छल और कपट, उनको क्या हुआ कि बताया गया केशव प्रसाद मौर्य को या स्वतंत्र देव सिंह या ऐसे तमाम नेताओं को बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और माननीय कल्याण सिंह का आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग के 3-4 मुख्यमंत्री कुल बीजेपी के हुए, जिसमें कल्याण सिंह इकलौते थे, और कल्याण सिंह को धक्के मार के, ठीक है, महेश वर्मा, बीजेपी ने उन्हें बाहर कर दिया। जी, मैं नलिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार महेश वर्मा जी से बात कर लें। महेश जी,
आपने सुना आईपी सिंह का ये कहना है कि देखो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज टूट के आएंगे और अपना अनुभव लोगों के सामने रखेंगे, आप भले ही आरोप लगा सकते हैं कि वो 1 महीने पहले छिटक के गए हैं, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत मंशा रही होगी जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन हैं तो वो उस समाज के, और जो वो बोल रहे हैं उससे नुकसान नहीं होगा। देखिए संकेत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है भाजपा में आने से पहले बसपा में जब थे तो वो वहां भी मतलब एक जो औरा था बसपा का कि भाई एक दलित बैकग्राउंड, दलित पृष्ठभूमि की पार्टी है, तो वहां भी इनकी ये पहचान नहीं थी कि ये ओबीसी लीडर है। ओबीसी लीडर की एक जो पहचान उनको मिली वो निश्चित रूप से भाजपा में आने के बाद ही मिली, उनको जो पद प्रतिष्ठा मिला। अब सवाल यह है कि ऐसे में उनके जाते के साथ ही सपा ने जो है एकदम से अचानक इस बात के लिए नंबरदार हो गई कि भाई हम तो इस चुनाव में जो है ओबीसी के सबसे बड़े जो है पहरुए हम हैं और हमसे बड़ा पहरुआ कोई है नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सपा के मित्र से कि भाई एक चीज बताओ कि आपकी कितनी बार सरकार बनी और कितनी बार आपने ओबीसी आयोग बनाए, कितने ऐसे काम किए जो ओबीसी के लिए आप आज गिना सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे हमने नलिन मेहता जी के बुक्स की बात करी, हमारी बहन कात्यायनी पांडे ने जो बताया, उससे तो जाहिर होता है ना, कहीं तर्क दिया जा सकता है ना कि आज हम कुछ भी लफाजी कर लें, हम कुछ भी कह लेते सुन लें, लेकिन जो देखने और सुनने को मिलेगा वो बीजेपी के पास ही मिलेगा ना, और किसके पास मिलेगा। ठीक है। और कौन आदमी इस चीज को जस्टिफाई कर सकता है हमारे अलावा, जो हम 2 बार सरकार में आए, दोनों बार हमने पिछड़ा आयोग बनाया, हुकुम सिंह आयोग बना, उसके बाद फिर अभी बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद भी अगर बहुत सारे ऐसे पिछड़े नेता आपसे छिटक कर कहीं और जाते हैं, चलिए चुनाव से पहले नहीं, बहुत नहीं, राजभर गए, नहीं वो अपना दल में भी 2 फाड़ हुआ। अरे साहब आप मुझे ही बताइए कि राजभर जी जो है आए और गए, यही चलता रहा। वो अपने लिए आए, अपने लिए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अपने लिए आए, अपने लिए गए। तो जब वो आपके यहाँ आए तब आपने दोनों हाथों से एकदम शाहरुख खान की तरह उनका स्वागत कर लिया? नहीं, हम स्वागत वो आया राम गया राम ही थे तो इतना स्वागत क्यों किया? आपको पता होना चाहिए था कि वो अपॉर्चुनिस्ट है। नहीं, वो जिस चीज के लिए आए, अभी थोड़ी देर पहले जो है आईपी सिंह जी ही कह रहे थे कि एक हमारे विधायक जो है जो फपक के रो रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमारी पर्सनल बात नहीं सुनी गई, हमारी व्यक्तिगत रूप से हमें वो पहचान नहीं मिली। हाँ। आप आज जब आप व्यक्तिगत रूप से जब कोई बात कहते हैं तो वो समाज कहाँ गया, पिछड़े वर्ग के, वो आपके वो जाति कहाँ गई, वो आपका वर्ग कहाँ गया, वो आपका वर्कर कहाँ गया। चलिए नलिन मेहता, आंकड़ों के इंसान जिन्होंने अभी एक बहुत मोटी पुस्तक लिखी है पूरी रिसर्च करके, नलिन मेहता, उसके बाद में साधना जी आपके पास आऊंगा। नलिन जी। संकेत, मुझे सिर्फ 2 ही चीज कहनी है। पहली चीज ये कि आपकी हिंदी मेरी हिंदी से बेहतर है, तो मैंने थोड़ा डिक्शनरी में सर्च किया था आने से पहले, जो जिन नेताओं की जो गए पलायन करके गए हैं भाजपा से वापस सपा, वो इंपॉर्टेंट लीडर जरूर है, लेकिन ये ना माइग्रेटरी बर्ड्स पहले भी कई बार रह चुके हैं, 2-3 पार्टियों का मुआयना करके पहले भी आ चुके हैं। प्रवासी पक्षी इज द वर्ड नाउ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक जमाना था कि जब बड़े नेता जाते थे तो कम्युनिटी उनके साथ मूव करती थी। अब वो जमाना बदल गया है। उसका रीजन ये है कि भाजपा ने जिस तरह की भागीदारी दी है, इस तरह ऊपर के स्तर पे नहीं दी है, वो नीचे के स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल और पार्टियां कह सकती हैं उन्होंने भी दी हैं। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, या बसपा का कैसा? नहीं, देखिए जहां तक ओबीसी प्रतिनिधित्व को लेकर अंतर तक जमीनी देखिए दो चीजें हैं संकेत। पहली चीज तो ये कि भाजपा का ज्यादा विस्तारित रिप्रेजेंटेशन है डाउन टू द ग्राउंड लेवल। नाउ विल दैट स्टे विद बीजेपी इज अ क्वेश्चन इन दिस इलेक्शन। वो सवाल अभी हम इट्स टू अर्ली टू आंसर। लेकिन संकेत दूसरी चीज ये कि हवा जरूर बनी कई लोगों के जाने से, और भाजपा ने इसीलिए यादव परिवार में भी सेंध लगाई और उसको जवाब देने के लिए। लेकिन ये चुनाव ऐसा है जिसमें ये हमको मान के बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जरूर एक डिवीजन है ओबीसी के अंदर,
लेकिन ये इतने नेता गए इसलिए पूरी कम्युनिटी इस तरफ हो रही है, नॉन यादव कम्युनिटी वापस जा रही है। हाँ, तो ये एक कहना आकलन बना लेना कि सिर्फ इसलिए कि बड़े नेता, दिग्गज नेता इधर से उधर जा रहे हैं तो उस वजह से पूरा वोट बैंक ही खिसक जाएगा, ये हो सकता है सच ना हो। साधना भारती आपके पास, उसके बाद कात्यायनी जी। साधना जी, मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा। हाँ। जी एक सेकेंड, भाजपा अपने आप को गंगा मैया ना समझे कि जो इनकी पार्टी में आया उसके पूरे पाप धुल गए। अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई गॉडसेवादियों के पाप धोते धोते। तो मैं तो ये कहूंगी कि आपने कहा पिछड़ों के लिए क्या किया, मैं 2017 में आपको ले जाना चाह रही हूँ। 2017 में इन्होंने पिछड़े वर्ग के वोट बटोरने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी और लोधी राजपूतों और निषादों का वोट बटोरने के लिए उमा भारती जी को सीएम का चेहरा बता बताकर खूब प्रचार किया, और जैसे ही चुनाव जीत गए जातिवादी भावनाएं भड़का दी, वोट हथिया अरे दिया। साधना भारती जी, तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य का महिमा मंडन क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं होता। अरे मैं क्यों करूं भाई किसी का महिमा मंडन? आप करो ना, वोट करिए हथिया ना, जातिवाद के नाम ये पे। मौका है, जातिवादी दस्तूर भी आप है। जातिवादी नहीं, आप ये हैं। मौका है आप और महिमा दस्तूर मंडन भी है। करते हैं, अमर शहीदों का अपमान करते हैं। आप कमाल की बात है। हथियाने के लिए राम नहीं, आप राम जी का हमारे अपमान ऊपर कर आरोप रही। लगा रही संजीव हैं ने निशान और वहां मौन साधे हुए गठबंधन कर लिया। नहीं, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद से गठबंधन कर लिया क्योंकि जाति का वोट चाहिए। उन्होंने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, आपने कहा चलिए चलता है, कोई बात नहीं, चुनावी अतरनी पार मैं करनी ये है, पूछना तो चाह बैठ रहा हूं जाते हैं नैया में। आपसे कि नहीं, राम जी ओबीसी दशरथ के पे ही पुत्र क्यों की बात नहीं हो? है। एक करके। नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने हाँ, दीजिए, हाँ, आपने कर बीच लीजिए। में मैंने नहीं टोका जी। करिए, दूसरी बात करिए। मैं कहूंगी, आपने खूब करने का काम किया। उमा भारती जी ने खुद कहा था कि भाजपा पिछड़े वर्ग के लोगों का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए डोना और पत्तल का उपयोग करता है। कल्याण सिंह जी को मजबूर होकर कहना पड़ा मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे खाक कर दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। आप कह रहे हैं अभी आदरणीय नलिन जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत काम किया। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर पिछौर के वाचराम चौक पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम प्रणेता रही, वो अमर शहीद का इन्होंने मूर्ति के नीचे सौंदर्यीकरण है उसको तोड़वा दिया। मेडिकल कॉलेज का नाम रखा तो अमर शहीद और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज में से रानी और अमर शहीद जैसे शब्दों को हटाकर न सिर्फ एक वीरांगना का अपमान किया बल्कि नारी जाति का अपमान किया। इनकी सामंती सोच को दिखाता है क्योंकि वही फतेहपुर में इन्होंने ठाकुर अटैया सिंह ठाकुर जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरिया बहुत बढ़िया, चिकित्सा बहुत अच्छा महाविद्यालय नाम स्पीच रखा। दिया आपने और साधना जी। दूसरी तरफ नहीं स्पीच तो मैं अच्छी देती हूँ 2.5 साल की उम्र से, उसमें नहीं, सही बात तो अच्छा, 2.5 साल की प्लीज नहीं, इससे पहले कि ये मुकाबला का ये मंच जो है ये टेड टॉक बन जाए, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। कात्यायनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए फिर घूम फिर के सवाल एक ही जगह आकर के अटकता है, वो ये है कि नलिन मेहता की किताब के हिसाब से, जैसा कि वो अभी बता के भी गए हैं, कि जमीनी स्तर तक ओबीसी का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2013 के बाद से लगातार बढ़ाना शुरू किया है। उनको यह फॉर्मूला समझ में आ गया, यह फॉर्मूला उनके लिए काम भी किया, लेकिन इस काफिले में उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। अब वो लोग धीरे धीरे छिटक रहे हैं। तो एक देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी एरिथमेटिक, राजनीतिक एरिथमेटिक, और दूसरी होती है एक राजनीतिक केमिस्ट्री आपके वोटर के साथ, क्योंकि राजनीति जो है वो छवि का खेल है। आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लें, लेकिन पता चला छवि में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको लगता है वो छवि की चोट पहुंची है बीजेपी को? नहीं, संकेत जी, मैं एक बात सबसे पहले कहूं कि बीजेपी छवि को लेकर काम नहीं करती है। बीजेपी राष्ट्र को एकजुट करने का काम करती है, गरीबी को हटाने की बात करती है, हमारे जो लोग हैं उनको स्वावलंबी बनाने की बात करती है, और ये हमेशा से दिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 127वां संविधान संशोधन पेश किया तो सभी ये जो दल हैं जो आज कटघरे में खड़ा करते हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, ये सब अपनी अपनी साख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कि हाँ ओबीसी समाज को हम एकजुट रखेंगे, ये सब समर्थन में उतर के आए। लेकिन ये काम जो करने का काम किया वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जो लोग छटक रहे हैं, संकेत जी आपने देखा होगा कि ये स्वार्थ सिद्धि की राजनीति करने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना संकेत जी, वो समर्पित है, वो गांव में बूथ पे एक एक घर में जाके काम कर रहा है। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आईपी सिंह जी, साधना भारती का भाषण वो लोग भी कह रहे हैं हमने भी बहुत काम किया है, हमने भी बहुत चप्पल चटकाई है। संकेत जी, अगर सभी ये काम राजनीतिक दल करते यही तो बोलेंगे।
बिल्कुल ठीक है संकेत जी, मैं आपसे बहुत मोटी मोटी बात कर रही हूँ। मैं किसी तरह की फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं कह रही हूँ वो दिख रहा है लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से जमीन पर है, घर घर में घुसा है। मैं स्वयं गांव में जाती हूँ, एक एक बूथ पे लोगों से मिलती हूँ, जिसके घर पे राशन पहुंचा, जिसके घर पे बिजली पहुंची, जिसके घर पे आवास। नहीं, देखिए ऐसा है, घर घर पहुंचा भी है और घर घर पहुंच करके बहुत कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है उस कार्यकर्ता को, उस विधायक को। आप एक साथ सबको नहीं खुश कर पाते जी, एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कर पाते हैं, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन आप लोगों की सबकी राय यहाँ पर मिल गई। एक सेकंड, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी होगी। सीधी सी बात है, एक हो गई जातीय गणित कि आपने इतना कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे, और एक होता है छवि। आपने वो छवि देखिए, दो पार्टियां हैं, दोनों का अलग अलग खेल। समाजवादी पार्टी जो है वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी बना रही है, अरिथमेटिक बना पाएगी या नहीं। बीजेपी ने अरिथमेटिक बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन वो केमिस्ट्री बन पाएगी या नहीं जमीन पर, ये देखते बनेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। 5 बड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। 8 लोकसभा की सीटें और कभी 41, कभी 42 और 2012 में 47 सीटें मिली थी। 47 से वो अलायंस के साथ 325 सीटें जीते थे। और ये पिछड़ा वर्ग को मतलब जो मैंने कहा कि छल और कपट, उनको क्या हुआ कि बताया गया केशव प्रसाद मौर्य को या स्वतंत्र देव सिंह या ऐसे तमाम नेताओं को बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपकी कितनी बार सरकार बनी और कितनी बार आपने ओबीसी आयोग बनाए? कितने ऐसे काम किए जो ओबीसी के लिए आप आज गिना सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं? जैसे हमने नलिनी मेहता जी के बुक्स की बात करी, हमारी बहन कात्यायनी पांडे ने जो बताया, उससे तो जाहिर होता है ना, कहीं तर्क दिया जा सकता है ना कि आज हम कुछ भी लफाजी कर लें, हम कुछ भी कह लेते सुन लें, लेकिन जो देखने और सुनने को मिलेगा वो बीजेपी के पास ही मिलेगा ना।